नमस्कार। सही स्वास्थ्य बीमा चुनना ये आजकल भारत में एक बड़ी पहेली जैसा हो गया है। इतने सारे विकल्प, इतनी सारी शर्तें। हाँ, बिल्कुल। कंफ्यूजन तो होता ही है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास खरीदार गाइड है, बीमा तुलना वेबसाइटों के विश्लेषण है और एक्सपर्ट्स की राय भी है। जी, और हमारा मिशन है कि इस चर्चा के बाद सुनने वालों को वो जरूरी जानकारी मिल जाए जिससे वो आत्मविश्वास से फैसला ले सके। बिल्कुल, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बड़ी खबर भी है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था, वो हट गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भाई स्वास्थ्य बीमा लेना आखिर इतना जरूरी क्यों है? कई लोग सोचते हैं अभी तो हम स्वस्थ हैं, क्या जरूरत है? देखिए, ये सोचना काफी जोखिम भरी हो सकती है। असल में भारत में जो चिकित्सा महंगाई दर है, मतलब इलाज के खर्च में जो बढ़ोतरी हो रही है, हाँ, वो सालाना 10 से 15% है। बाप रे, 10-15%? हाँ, ये जो सामान्य महंगाई दर होती है ना, उससे कहीं ज्यादा है। तो सोचिए, आज जो इलाज शायद 1 लाख का है, वो 5-6 साल में दुगना भी हो सकता है। सही बात है। और आजकल एक छोटी सी बीमारी या कोई दुर्घटना भी हो जाए तो अस्पताल का बिल आसानी से कई लाख पहुंच जाता है। हाँ, ये तो है। तो स्वास्थ्य बीमा क्या करता है? वो एक छोटी सी प्रीमियम राशि के बदले आपको इन बड़े अचानक आने वाले वित्तीय झटकों से बचाता है। एक तरह से ये आपके और आपके परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही कहा, एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। तो अगर किसी को बीमा लेना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी कदम है अपनी और अपने परिवार की जरूरतें समझना। यहीं से सही पॉलिसी चुनने का रास्ता शुरू होता है। जरूरतें मतलब क्या क्या देखना चाहिए इसमें? हाँ, कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। जैसे आपकी उम्र क्या है? क्या पॉलिसी सिर्फ आपके लिए चाहिए, मतलब इंडिविजुअल प्लान, या फिर पूरे परिवार के लिए, जिसे फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं? फैमिली फ्लोटर ज्यादातर लोग लेते हैं आजकल। हाँ, लेते हैं, क्योंकि युवा परिवारों के लिए ये अक्सर सस्ता पड़ता है। एक ही बीमा राशि, जिसे सम इंश्योर्ड कहते हैं, वो पूरे परिवार को कवर करती है। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है। अगर मान लीजिए परिवार में किसी एक सदस्य को ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ गई और ज्यादातर कवर इस्तेमाल हो गया, तो फिर बाकी सदस्यों के लिए उस साल कवर कम पड़ सकता है। हाँ, ये पॉइंट है। और रहने की जगह का भी फर्क पड़ता है ना, जैसे दिल्ली मुंबई में रहना बनाम किसी छोटे शहर में। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में इलाज का खर्च टियर 2 या टियर 3 शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। सही। तो जाहिर है, अगर कोई मेट्रो शहर में रहता है तो उन्हें ज्यादा बीमा राशि यानी सम इंश्योर्ड की जरूरत होगी। और फिर अपनी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना बहुत जरूरी है। क्या पहले से कोई बीमारी है, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी कहते हैं? हाँ, ये छुपाना नहीं चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, इससे क्लेम में दिक्कत आ सकती है। और हाँ, आपकी सालाना आय कितनी है, बीमा राशि चुनते वक्त इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। कवर पर्याप्त हो, लेकिन प्रीमियम भरने में मुश्किल ना हो। तो एक अंदाजा दे सकती हैं कि कितनी बीमा राशि ठीक रहती है आजकल के हिसाब से? देखिए, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जरूरत पर निर्भर करता है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर एक मोटा अंदाजा लगाएं तो शायद 25 से 35 साल के युवा के लिए, अगर वो टियर 2 या टियर 3 शहर में है, तो 5 लाख से 7 लाख का कवर शुरुआती तौर पर ठीक हो सकता है। ठीक है। वहीं अगर कोई 35-45 साल का है, खासकर मेट्रो शहर में रहता है या परिवार साथ में है, तो फिर 10 लाख, 15 लाख या उससे भी ज्यादा का कवर सोचना चाहिए। क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, बढ़ते खर्चों को देखते हुए आज 5 लाख रुपए का कवर कई बार कम पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। और हाँ, जरूरत के हिसाब से सीनियर सिटीजन प्लान्स आते हैं। गंभीर बीमारियों के लिए अलग से राइडर ले सकते हैं, या फिर अपना बेस कवर बढ़ाने के लिए टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान पर भी विचार किया जा सकता है। टॉपअप सस्ता पड़ता है शायद बेस कवर बढ़ाने से। हाँ, आमतौर पर टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान बेस पॉलिसी का कवर बढ़ाने का एक किफायती तरीका होता है। ठीक है, तो जरूरतें समझ ली। अब आते हैं पॉलिसी के अंदर की बातों पर। जब हम अलग अलग पॉलिसी देखते हैं तो किन खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ बहुत सारी तकनीकी बातें आ जाती हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, और यहीं पर अक्सर लोग थोड़ी चूक कर जाते हैं।
सिर्फ प्रीमियम देख लिया या किसी एजेंट ने जो बताया वो मान लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बताइए, क्या है वो? पहला तो है सम इंश्योर्ड। ये वो अधिकतम रकम है जो बीमा कंपनी एक पॉलिसी वर्ष में आपके इलाज पर खर्च करेगी। जैसा हमने अभी बात की, ये आपकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वेटिंग पीरियड्स। ये कई तरह के होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेटिंग पीरियड। अच्छा। हाँ, ये आमतौर पर पॉलिसी शुरू होने के पहले 30 दिन का होता है। इस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कवर मिलता है, लेकिन किसी बीमारी के इलाज का खर्च कवर नहीं होता। मतलब पॉलिसी लेते ही तुरंत कवर नहीं मिलता बीमारियों के लिए? हाँ, एक्सीडेंट को छोड़कर। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण, पहले से मौजूद बीमारियों PED का वेटिंग पीरियड। हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल। अगर पॉलिसी लेने से पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा वगैरह, तो उनका कवरेज तुरंत शुरू नहीं होता। कितना टाइम लगता है इसमें? ये कंपनी और प्लान पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 1 साल से लेकर 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। 4 साल काफी लंबा है ये तो। हाँ, इसीलिए पॉलिसी लेते समय कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा प्लान चुने जिसमें PD का वेटिंग पीरियड कम से कम हो। कुछ प्लान्स में आजकल एड ऑन लेकर इस वेटिंग पीरियड को कम करने या हटाने का भी विकल्प होता है, जैसे कैश सुप्रीम में शायद ऐसा ऑप्शन है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन सी बीमारियां PD की परिभाषा में आती हैं और उनका वेटिंग पीरियड कितना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये वो अस्पताल होते हैं जिनका बीमा कंपनी के साथ टाई अप होता है। यहाँ कैशलेस इलाज मिलता है ना? बिल्कुल। मतलब आपको अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते। कुछ नॉन मेडिकल खर्चों को छोड़कर बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को पेमेंट कर देती है। अगर आप नेटवर्क अस्पताल के बाहर इलाज कराते हैं तो आपको पहले बिल चुकाना होगा, फिर कंपनी से रीइंबर्समेंट लेना होगा, जिसमें टाइम लग सकता है। तो नेटवर्क बड़ा होना जरूरी है। हाँ, नेटवर्क बड़ा होना अच्छा है। जैसे आजकल कई कंपनियां 10,000 या उससे भी ज्यादा अस्पतालों का नेटवर्क बताती हैं। लेकिन सिर्फ संख्या देखना काफी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये है कि आपके शहर में या आपके आसपास के वो अच्छे अस्पताल जहां आप जरूरत पड़ने पर जाना चाहेंगे, वो उस कंपनी की नेटवर्क लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। ये आप कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। सही कहा, लिस्ट चेक करना जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा और बहुत जरूरी है, क्या शामिल है और क्या नहीं। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। मतलब पॉलिसी किन चीजों का खर्च कवर करेगी और किन का नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है आमतौर पर? देखिए, इंक्लूजन्स में आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, कमरा, डॉक्टर फीस, दवाएं, टेस्ट, डे केयर प्रक्रियाएं जिनके लिए 24 घंटे भर्ती जरूरी नहीं, जैसे मोतियाबिंद। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चे, अक्सर 60 दिन पहले तक, और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे अक्सर 90 या 180 दिन बाद तक। आयुष इलाज, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, एम्बुलेंस का खर्च और कई बार ऑर्गन डोनर का खर्च भी शामिल होता है। ठीक है। और क्या शामिल नहीं होता है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये एक्सक्लूजन्स की लिस्ट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हर पॉलिसी में कुछ चीजें कवर नहीं होती, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, वजन घटाने का इलाज, बिना भर्ती के दांतों का इलाज जब तक एक्सीडेंट न हो, जानबूझकर खुद को पहुंचाई चोट, शराब या ड्रग्स के सेवन से जुड़ी समस्याएं। और मैटरनिटी? हाँ, मातृत्व यानी मैटरनिटी कवर अक्सर बेस पॉलिसी में शामिल नहीं होता। इसके लिए या तो अलग से राइडर लेना पड़ता है या कुछ खास प्लान होते हैं जिनमें ये शामिल होता है, लेकिन उसमें भी अक्सर 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो सीधी सी बात है, पॉलिसी खरीदने से पहले उसका प्रोस्पेक्टस और पॉलिसी वर्डिंग ध्यान से पढ़ें। ब्रोशर पर भरोसा न करें, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें, वही अंतिम सत्य है। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। अच्छा, पांचवा पॉइंट? पांचवा है सब लिमिट्स और को पेमेंट्स। सब लिमिट्स एंड को पेमेंट्स, ये वो छिपी हुई शर्तें हो सकती हैं जो आपके क्लेम के समय आपकी जेब पर बोझ डाल सकती हैं, भले ही आपका सम इंश्योर्ड ज्यादा हो। इन्हें थोड़ा और समझाएंगे, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सब लिमिट्स क्या हैं? जरूर। सब लिमिट का मतलब है कि बीमा कंपनी कुछ खास तरह के खर्चों पर एक सीमा लगा देती है, एक कैप लगा देती है। सबसे आम उदाहरण है कमरे के किराए पर सब लिमिट।
जैसे? मान लीजिए आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और उसमें कमरे के किराए पर 1% की सब लिमिट लगी है। इसका मतलब है कि कंपनी आपको प्रतिदिन कमरे के किराए के लिए अधिकतम 5,000 रुपए ही देगी। अच्छा। अब अगर आपने अस्पताल में 7,000 रुपए प्रतिदिन वाला कमरा ले लिया तो आपको न सिर्फ वो अतिरिक्त 2,000 रुपए प्रतिदिन अपनी जेब से देने होंगे बल्कि अक्सर होता ये है कि कमरे के किराए के अनुपात में ही बाकी जुड़े हुए खर्चे जैसे डॉक्टर की विजिट फीस वगैरह वो भी उसी अनुपात में कम कर दिए जाते हैं। तो आपका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा काफी बढ़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, इसी तरह आईसीयू चार्जेस पर या अक्सर सम इंश्योर्ड का 2% या कुछ खास बीमारियों के इलाज पर जैसे मोतियाबिंद, हर्निया भी सब लिमिट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें कमरे के किराए या खास बीमारियों पर कोई सब लिमिट न हो। आजकल कई अच्छी पॉलिसीज बिना सब लिमिट के आती हैं। ठीक है। और को पेमेंट का मतलब है कि इलाज के कुल स्वीकार्य बिल का एक निश्चित प्रतिशत, मान लीजिए 10% या 20%, आपको खुद देना होगा और बाकी का 80% या 90% कंपनी देगी। ये अक्सर सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में होता है, या अगर आप स्वेच्छा से को पेमेंट चुनते हैं तो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। तो सलाह यही है कि ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें ये सब लिमिट्स और को पेमेंट ना हो या कम से कम हो, भले ही प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा क्यों ना देना पड़े। बिल्कुल, लंबे अवधि में यही बेहतर रहता है। आपको क्लेम के समय कोई अनचाहा सरप्राइज नहीं मिलता, आपको मानसिक शांति रहती है कि जरूरत पड़ने पर ज्यादातर खर्च कवर हो जाएगा। ठीक है। छठा पॉइंट? छठा है एड ऑन राइडर्स। ये वो अतिरिक्त कवर होते हैं जिन्हें आप अपनी बेस पॉलिसी के साथ जोड़ सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे मैटर्निटी कवर, क्रिटिकल इलनेस राइडर जो कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त रकम देता है। ओपीडी कवर जो डॉक्टर की फीस, दवाइयों जैसे खर्चे कवर करता है बिना भर्ती हुए। पर्सनल एक्सीडेंट कवर या फिर ग्लोबल कवर अगर विदेश में इलाज कराना हो। अपनी जरूरत देखकर इन्हें चुन सकते हैं। और सातवां दो बहुत ही काम के फीचर्स आजकल मिलते हैं: नो क्लेम बोनस एनसीबी और रेस्टोरेशन बेनिफिट। रेस्टोरेशन रिचार्ज बेनिफिट। एनसीबी तो सुना है, अगर क्लेम नहीं लेते तो कवर बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी साल कोई क्लेम नहीं लेते तो अगले साल रिन्यूअल पर आपकी बीमा कंपनी आपके सम इंश्योर्ड को बढ़ा देती है बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम लिए। ये बढ़ोतरी 10% से लेकर 50% या कुछ प्लान में 100% तक भी हो सकती है हर साल। अच्छा। कुछ प्लान्स जैसे केयर सुप्रीम तो 500% तक एनसीबी देने का दावा करते हैं। मतलब अगर आपका 5 लाख का कवर है तो कुछ सालों में बिना क्लेम लिए वो 30 लाख तक पहुंच सकता है। वाह, ये तो जबरदस्त है। और रेस्टोरेशन बेनिफिट ये कैसे काम करता है? ये भी एक कमाल का फीचर है, खासकर आजकल के बढ़ते खर्चों को देखते हुए। मान लीजिए आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और साल के बीच में किसी इलाज में वो पूरा इस्तेमाल हो गया। हाँ। अब अगर उसी साल आपको या परिवार के किसी और सदस्य को फैमिली फ्लोटा में किसी दूसरी बीमारी के लिए फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो क्या होगा? कवर तो खत्म हो गया। यहीं पे रेस्टोरेशन बेनिफिट काम आता है। अगर आपकी पॉलिसी में ये फीचर है तो बीमा कंपनी आपके खत्म हुए सम इंश्योर्ड को उसी साल फिर से 100% तक बहाल कर देगी, यानी रिस्टोर कर देगी। मतलब फिर से 5 लाख मिल जाएंगे उसी साल? हाँ, अक्सर उसी राशि तक, ताकि आप दूसरी बीमारी के लिए फिर से कवर इस्तेमाल कर सकें। ये तो बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल। कुछ प्लान्स जैसे HDFC आर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में तो पॉलिसी लेते ही कवर डबल हो जाता है, सिक्योर बेनिफिट, और साथ में 100% रेस्टोरेशन भी मिलता है। वहीं नीवा बूपा रियश्योर्ड 2.0 और केयर सुप्रीम जैसे प्लान्स अनलिमिटेड रेस्टोरेशन देते हैं। अनलिमिटेड मतलब कितनी भी बार? हाँ, मतलब साल में एक बार कवर खत्म होने के बाद वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, और अगर फिर खत्म हुआ तो फिर रिस्टोर हो जाएगा, आमतौर पर अलग अलग बीमारियों के लिए। ये फीचर बहुत मानसिक शांति देता है। फीचर्स तो बहुत सारे हो गए और काफी जरूरी भी लग रहे हैं, लेकिन पॉलिसी के फीचर्स अच्छे होने के साथ साथ ये भी तो जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी आसानी से क्लेम दे दे। कंपनी भरोसेमंद है या नहीं, ये कैसे पता करें? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल पॉलिसी के फीचर्स चुनने जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पॉलिसी लेकर क्या फायदा अगर क्लेम के समय कंपनी परेशान करे या क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो क्या देखना चाहिए कंपनी में? इसके लिए कुछ आंकड़े और कुछ दूसरी चीजें देखनी चाहिए। पहला और सबसे ज्यादा चर्चित, क्लेम सेटलमेंट रेशियो
CSR। हाँ, ये बहुत सुना है CSR। ये बताता है कि कंपनी को एक साल में जितने टोटल क्लेम मिले उनमें से कितने प्रतिशत क्लेम उसने पास किए यानी सेटल किए। कितना होना चाहिए अच्छा CSR? आमतौर पर 90-95% से ऊपर का CSR अच्छा माना जाता है। IRDAI हर साल ये आंकड़े जारी करती है। अगर हम हाल के 2024-25 के कुछ आंकड़े देखें तो केयर हेल्थ का 100% है, नीवा बूपा का भी 100% है, HDFC आर्गो का 98.59%, स्टार हेल्थ का 99.21%, आदित्य बिड़ला का 99.01% रहा है। ये काफी अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ CSR ही काफी है? कभी-कभी सुनने में आता है कि अच्छे CSR वाली कंपनियां भी छोटे-मोटे कारणों से क्लेम अटका देती हैं या देर लगाती हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। CSR एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये नहीं बताता कि क्लेम कितनी जल्दी सेटल हुआ या कितने क्लेम में काट-छांट की गई। तो और क्या देखें? इसलिए दूसरा मेट्रिक है टर्न अराउंड टाइम, TAT, खासकर कैशलेस क्लेम्स के लिए। मतलब जब आप नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कंपनी कैशलेस अप्रूवल देने में कितना समय लेती है। इमरजेंसी में ये बहुत मायने रखता है। हाँ, उस वक्त तो जल्दी अप्रूवल चाहिए होता है। बिल्कुल। कुछ कंपनियां जैसे नीवा ब्यूपा 30 मिनट में प्री ऑथराइजेशन देने का दावा करती हैं। ज्यादातर अच्छी कंपनियां 2 से 4 घंटे या अधिकतम 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखती हैं। TAT जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है। और तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो, ये कंपनी की वित्तीय मजबूती को दिखाता है। मतलब क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम चुका सके। ये कितना होना चाहिए? IRDAI का नियम है कि ये कम से कम 1.5 होना चाहिए। 1.5 से जितना ज्यादा हो उतना बेहतर माना जाता है। 2.0 से ऊपर हो तो और भी अच्छा। ओके। और एक ICR भी होता है शायद, इनकर्ड क्लेम रेशियो। हाँ, चौथा मेट्रिक है इनकर्ड क्लेम रेशियो, ICR। ये बताता है कि कंपनी ने प्रीमियम से कमाए हर 100 रुपए पर क्लेम के रूप में कितना भुगतान किया। तो ये ज्यादा होना अच्छा है या कम? इसमें एक संतुलन देखना होता है। अगर ICR बहुत कम है, जैसे 50% से नीचे, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी या तो प्रीमियम बहुत ज्यादा ले रही है या क्लेम देने में बहुत सख्त है। और अगर ICR बहुत ज्यादा है, जैसे 100% के करीब या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब है कि कंपनी जितने प्रीमियम कमा रही है उससे ज्यादा क्लेम दे रही है, जो उसकी लॉन्ग टर्म वित्तीय सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कितना ठीक माना जाता है? आमतौर पर 70% से 90% के बीच का ICR संतुलित माना जाता है। ठीक है। तो CSR, TAT, सॉल्वेंसी रेशियो, ICR, ये सब आंकड़े देख लिए। इनके अलावा कुछ और? हाँ, आंकड़ों के अलावा और शायद उनसे भी ज्यादा जरूरी है ग्राहक समीक्षाएं, कस्टमर रिव्यूज। अच्छा, कहाँ से मिलेंगी ये? आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बीमा तुलना करने वाली वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, गूगल रिव्यूज हैं। यहाँ पर मौजूदा ग्राहकों के अनुभव पढ़ें। उन्होंने क्लेम के समय क्या अनुभव किया, कंपनी की सर्विस कैसी है, क्या उन्हें कोई परेशानी हुई। हाँ, लोगों के असली अनुभव ज्यादा बताते हैं। बिल्कुल, आंकड़े आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन लोगों के अनुभव आपको कंपनी की सर्विस क्वालिटी और क्लेम प्रक्रिया की जमीनी हकीकत बता सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिव्यूज पढ़ें। सही है। तो फीचर्स भी देख लिए, कंपनी का भरोसा भी जांच लिया। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब कुछ टॉप प्लान्स पर नजर डालते हैं, खासकर 5 लाख रुपए से 10 लाख की रेंज में, जिनकी चर्चा आजकल काफी हो रही है। आपने कुछ नाम लिए भी थे। किस जरूरत के लिए कौन सा प्लान बेहतर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा हमने पहले कहा, कोई एक प्लान सबके लिए बेस्ट नहीं होता। ये आपकी जरूरत और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ प्लान्स अपनी खासियतों की वजह से काफी लोकप्रिय हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का जिक्र काफी होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है सिक्योर बेनिफिट, मतलब पॉलिसी लेते ही आपका बेस कवर बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के 2 गुना हो जाता है। तुरंत? हाँ, तुरंत। मान लीजिए 10 लाख का कवर लिया तो वो पहले दिन से 20 लाख का हो गया। साथ में 100% रेस्टोरेशन बेनिफिट भी है और कमरे के किराए वगैरह पर कोई सब लिमिट नहीं है। इनका CSR और TAT भी काफी अच्छा है। तो जिन्हें पॉलिसी लेते ही तुरंत ज्यादा कवर चाहिए, उनके लिए ये एक मजबूत दावेदार हो सकता है। अच्छा। और केयर सुप्रीम? हाँ, केयर सुप्रीम भी बहुत पॉपुलर है। इसकी खासियत है इसका अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट और बहुत ही आकर्षक नो क्लेम बोनस, जो 500% तक जा सकता है। 500%? जी।
और इसमें वेलनेस बेनिफिट्स पर भी काफी फोकस है। मतलब अगर आप फिट रहते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो प्रीमियम पर छूट मिलती है। इनका नेटवर्क भी बड़ा है और CSR रेटिंग भी अच्छा है। तो जो लोग लंबी अवधि के फायदे देख रहे हैं और वेलनेस पर ध्यान देते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। ठीक है। और नीवा बूपा? नीवा बूपा रीअश्योर 2.0 भी एक टॉप कंटेंडर है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इनका बूस्टर प्लस फीचर, जो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन देता है और साथ में सम इंश्योर्ड को हर साल बढ़ाता भी है, चाहे क्लेम लिया हो या नहीं, कुछ शर्तों के साथ। और इनका क्लेम अप्रूवल टाइम बहुत तेज होने का दावा है, 30 मिनट में प्री ऑथराइजेशन। 30 मिनट? ये तो बहुत तेज है। हाँ, ये इनका दावा है। साथ ही कमरे के किराए पर कोई कैप नहीं है और CSR भी 100% है। तो जिन्हें क्लेम प्रक्रिया की स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी लगती है, वो इसे जरूर देख सकते हैं। और आपने आदित्य बिरला और स्टार हेल्थ का भी जिक्र किया था। हाँ, आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान वेलनेस और फिटनेस पर बहुत जोर देता है। इनका एक हेल्थ रिटर्न्स प्रोग्राम है, जिसके तहत आप एक्टिव रहकर, स्टेप्स चलकर, एक्सरसाइज करके अपने प्रीमियम का 100% तक वापस पा सकते हैं रिवॉर्ड्स के रूप में। इसमें भी अनलिमिटेड रेस्टोरेशन जैसे फीचर्स हैं, तो जो लोग हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं, उनके लिए ये काफी मोटिवेटिंग हो सकता है। अच्छा, ये तो अलग ही है। और स्टार हेल्थ की बात करें तो इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में इनकी पहुंच काफी अच्छी है। इनके कुछ प्लान्स जैसे स्टार कॉम्प्रहेंसिव में मैटरनिटी कवर भी बेस पॉलिसी में शामिल होता है, एक निश्चित वेटिंग पीरियड के बाद, जो कई लोगों के लिए जरूरी होता है। तो मतलब कोई एक बेस्ट प्लान वाकई नहीं है। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि खरीदने वाले की प्राथमिकता क्या है। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। क्या आपकी प्राथमिकता पॉलिसी लेते ही डबल कवर पाना है तो HDFC, या फिर लंबी अवधि में बोनस बढ़ाना और वेलनेस रिवॉर्ड्स पाना है तो केयर या आदित्य बिरला, या फिर सबसे तेज क्लेम सेटलमेंट चाहिए तो नीवा बूपा, या छोटे शहर में बड़ा नेटवर्क चाहिए तो स्टार। अपनी जरूरत को समझकर इन टॉप प्लान्स की तुलना करके ही फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपनी जरूरत समझ ली, प्लान्स की तुलना कर ली, कंपनी भी जांच ली और एक प्लान चुन लिया। अब खरीदने की प्रक्रिया क्या है और किन बातों का ध्यान रखना है खरीदते समय? प्रक्रिया अब काफी सरल हो गई है, खासकर ऑनलाइन। आप बीमा एग्रीगेटर वेबसाइट्स जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स वगैरह, या सीधे बीमा कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। स्टेप्स क्या होंगे? मोटे तौर पर ये स्टेप्स होते हैं। 1. अपनी जरूरतें तय करें, कवर कितना, किसके लिए वगैरह। 2. प्लान्स की तुलना करें, फीचर्स, प्रीमियम, क्या शामिल है क्या नहीं, नेटवर्क, अस्पताल, सब कुछ देखें। 3. कंपनी की विश्वसनीयता जांचें, CSR, TAT, सॉल्वेंसी रेशो और खासकर ग्राहक समीक्षाएं पढ़ें। 4. सबसे जरूरी, जो प्लान पसंद आया है उसका प्रोस्पेक्टस और पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ें। हर शर्त, हर एक्सक्लूजन समझें। कोई भी शक हो तो कंपनी या एग्रीगेटर से पूछें। हाँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 5. फिर प्रस्ताव फॉर्म भरें। इसमें अपनी सारी जानकारी, खासकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पूरी ईमानदारी से दें। कोई भी पहले से मौजूद बीमारी PED छुपाए नहीं। अगर कंपनी बाद में पता लगाती है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सही। 6. हो सकता है कंपनी आपकी उम्र और चुने गए सम इंश्योर्ड के आधार पर मेडिकल जांच के लिए कहें, वो करवाएं। 7. सब कुछ ठीक होने पर प्रीमियम का भुगतान करें। 8. पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको ईमेल पर या हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। पॉलिसी मिलने के बाद आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड, ये क्या होता है? ये पॉलिसी मिलने के बाद 15 दिन, ऑनलाइन खरीदने पर 30 दिन तक का समय होता है। इस दौरान आप पॉलिसी के सभी नियमों और शर्तों को फिर से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है या कोई शर्त आपको मंजूर नहीं है, तो आप इस पीरियड के दौरान पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं और आपको प्रीमियम वापस मिल जाएगा, मेडिकल जांच वगैरह के कुछ मामूली चार्ज काटकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब खरीदने के बाद भी एक मौका मिलता है रिव्यू करने का। हाँ जी हाँ, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोई आखिरी सुझाव खरीदने वालों के लिए? हाँ, कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहला, स्वास्थ्य बीमा जितनी जल्दी हो सके, यानी कम उम्र में ले लें। जी। प्रीमियम कम लगेगा और जो वेटिंग पीरियड होते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे जब आप शायद स्वस्थ हों। सही। दूसरा, शुरुआत में अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से एक अच्छा बेस कवर लें।
बाद में अगर जरूरत लगे या आय बढ़े तो टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान लेकर अपना कवर बढ़ा सकते हैं। जी। ये अक्सर बेस कवर बढ़ाने से ज्यादा किफायती होता है। तीसरा, हर साल जब पॉलिसी रिन्यू करने का समय आए तो एक बार अपनी ज़रूरतें और पॉलिसी की शर्तों की समीक्षा ज़रूर करें। क्या आपकी ज़रूरतें बदली हैं? क्या बाजार में कोई बेहतर प्लान आ गया है? आंख बंद करके बस रिन्यू न करते रहें। बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है ये। जी। और अब वो बड़ी खबर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, जीएसटी वाला बदलाव, ये क्या है और इसका आम आदमी पर मतलब पॉलिसी खरीदने वालों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये स्वास्थ्य और टर्म बीमा लेने वालों के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि 22 सितंबर 2025 से स्वास्थ्य बीमा और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो अभी 18% जीएसटी लगता है। 18%? काफी होता है ये। हाँ, काफी होता है। तो ये 18% जीएसटी हटाकर 0% कर दिया गया है। 0%? मतलब प्रीमियम सीधे 18% कम हो जाएंगे? देखिए, शायद सीधे 18% की कमी ना आए, क्योंकि अभी कंपनियों को जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का फायदा मिलता है, जो अब नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कंपनियां उस नुकसान का कुछ हिस्सा ग्राहक पर डालें। अच्छा। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रीमियम में लगभग 10% से 15% तक की कमी आ सकती है। 10-15% भी बहुत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उनके लिए जिनके प्रीमियम ज्यादा होते हैं, जैसे फैमिली फ्लोटर प्लान या सीनियर सिटीजन प्लान। इससे बीमा और ज्यादा लोगों की पहुंच में आएगा और ज्यादा किफायती हो जाएगा। और टैक्स बेनिफिट का क्या? वो मिलता रहेगा? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जो टैक्स छूट मिलती है वो पहले की तरह मिलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बीमा लेना अब और भी सस्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज की सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या रही श्रोताओं के लिए? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात, अपनी जरूरत को समझें। उम्र, परिवार, शहर, स्वास्थ्य, आय। सही। दूसरा, सिर्फ प्रीमियम नहीं, पॉलिसी के अंदर की शर्तें ध्यान से देखें। सम इंश्योर्ड कितना है, वेटिंग पीरियड क्या है, खासकर पीईडी के लिए, कहीं कोई सब लिमिट या को पेमेंट तो नहीं है, रेस्टोरेशन बेनिफिट है या नहीं, एनसीबी कितना मिलता है। हाँ, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तीसरा, कंपनी भरोसेमंद है या नहीं, ये जांचें। सीएसआर, टीएटी, सॉल्वेंसी रेशियो देखें और खास तौर पर ग्राहक समीक्षाएं पढ़ें। चौथा, पॉलिसी खरीदने से पहले और खरीदने के बाद फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी दस्तावेज, खासकर एक्सक्लूजन्स यानी क्या कवर नहीं है, उसे बारीकी से पढ़ें। बिल्कुल। पांचवा, तुलनात्मक वेबसाइटों का इस्तेमाल करें, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा न करें, खुद भी रिसर्च करें। और छठा, जीएसटी हटने से प्रीमियम कम होने की उम्मीद है, तो ये भी ध्यान में रखें। जी। ये तो हो गई मुख्य बातें। हाँ, और एक आखिरी विचार अगर मैं श्रोताओं के लिए छोड़ सकती हूँ। जरूर। हम अक्सर स्वास्थ्य बीमा को सिर्फ एक ऐसी चीज की तरह देखते हैं जो बीमार पड़ने पर या अस्पताल में भर्ती होने पर हमारे बिल चुका दे। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि आजकल कई पॉलिसीज में वेलनेस प्रोग्राम, रेगुलर हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन, फिटनेस एक्टिविटी पर रिवॉर्ड्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। हाँ, आपने जिक्र किया था आदित्य बिरला और केयर का। हाँ, तो क्या हम इन सुविधाओं का फायदा उठाकर अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं? शायद स्वास्थ्य बीमा सिर्फ वित्तीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का एक साधन भी बन सकता है। या ये सोचना कि जैसे जैसे जीवन बदलता है, हमारी स्वास्थ्य जरूरतें बदलती हैं, चिकित्सा लागतें बढ़ती हैं, तो क्या हमें नियमित रूप से अपने कवरेज की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? बस एक बार लेके भूल जाना काफी नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही अच्छा विचार है ये। सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति एक सक्रिय नजरिया। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए सही स्वास्थ्य बीमा चुनने में मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।